सबसे पहले बड़ी खबर आपको हम उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इटावा, झांसी, ललितपुर से लेकर सीतापुर तक में हिंसक झड़पें हुई। उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। समय सीमा के तत्काल बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। खामियां पाए जाने पर नामांकन निरस्त किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन इलाकों में हिंसा की तस्वीर दिखाई दी। सीतापुर में नामांकन पत्र न मिलने पर निर्दलीय और बीजेपी उम्मीदवार में झड़प हुई, तो वहीं जौनपुर में भी हिंसा की खबर है। फतेहपुर में बीएसपी और बीजेपी के उम्मीदवार एक दूसरे से भिड़ पड़े। फतेहपुर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर बीएसपी और बीजेपी के उम्मीदवार एक दूसरे से भिड़ गए और कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें हिंसा की दिखाई दी। 800 से भी ज्यादा ये ब्लॉक प्रमुख के पद, जिसके लिए नामांकन दाखिल किए जाने का दिन और अवधि खत्म होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले जगह जगह से मिली हिंसा की इन खबरों ने पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। जौनपुर की ये तस्वीर देखिए, बेहद तनावपूर्ण हालात ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान इन शहरों से इन तस्वीरों के रूप में दिखाई दिए। 825 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए आज सुबह 11 बजे से नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे थे। और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद आज मंत्रियों ने कामकाज संभालना शुरू किया, लेकिन पहले दिन का साइड इफेक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई भी दिया है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद क्या मिला, निषाद पार्टी आग बबूला हो गई। उधर राजभर ने ओवैसी से हाथ मिला लिया। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इधर अनुप्रिया पटेल पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी, तो उधर निषाद पार्टी हमले की तैयारी में लगी थी। ओबीसी कोटे से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाना निषाद पार्टी को बुरी तरह से अखर गया। निषाद पार्टी की तरफ से बीजेपी पर वार शुरू हो गए। अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाबू सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। रही बात की सब बातें अवगत करा चुका हूँ नड्डा साहब और निषाद जी से कि भाई निषाद वैसे ही धीरे धीरे कट रहा है आपसे, तो अगर जगह देते हैं तो शायद निषाद फिर से तुम्हें आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। निषाद पार्टी की नाराजगी की वजह अपना दल से बीजेपी का अपनापन और निषाद पार्टी से सौतेलापन है। दावा ये है कि 4 से 5% आबादी की राजनीति करने वाले अपना दल को मंत्री पद का प्रसाद थमा दिया गया, जबकि निषाद पार्टी को निराशा थमा दी गई। नड्डा साहब, अमित शाह, सारे लोग बोले थे। नतीजा क्या था कि अब लोकतंत्र में जो उस मंत्रिमंडल में निषाद के वकील को जगह न देने का 18%, आखिर वकील नहीं रहेगा तो फिर हमारा समाज रोड पर आने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अब उसके ऊपर लग रहा कि अब तक धोखा पिछली सरकारों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी के साथ मिलकर राजभर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं। ओवैसी और राजभर की लखनऊ में मुलाकात हो चुकी है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात भी हो चुकी है। अभी जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है 100 सीट 50 सीट, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे, अभी समय उसमें। आज अगर मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार है।
बिहार, बंगाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का रुख किया है। यूपी में नए साथियों की तलाश हो रही है। ओवैसी के निशाने पर योगी हैं, बीजेपी है, लेकिन ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया और कुछ पुराने चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, नए चेहरों को जगह मिली है। मंत्रिमंडल का चेहरा तो बदल गया है, लेकिन चुनौतियां जस की तस हैं। जिन पैमानों पर पुराने मंत्रियों का हिसाब किताब हुआ है, अब उन्हीं पैमानों पर नए मंत्रियों के खरे उतरने की चुनौती है। चाहे वो कोरोना का मामला हो, महंगाई से दो हाथ करने का मामला हो, कैबिनेट में आने वालों की राह में कांटे बहुत हैं। मनसुख मांडविया, हाय हरदीप सिंह पुरी, मैं भूपेंद्र यादव। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना का भय बरकरार है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल अब भी जिंदा है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई है, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल अब भी जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं। 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 3 मंत्रियों की अभी भी गुंजाइश है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं बची है। 2 साल खत्म हो चुके हैं, खाते में सिर्फ 2.5 साल का वक्त ही बचा है, यानी वक्त राई की तरह और चुनौतियां पहाड़ जैसी। चुनौती नंबर 1, 2024 जीतना तो कोरोना को हराना। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर पे शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मंडाविया पर है। मंडाविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं। संघ की पसंद है, लेकिन कोरोना एक बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई, 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए हैं। एक्सपर्ट लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2, महंगाई का गुणा भाग, पेट्रोल डीजल में आग। हाय हरदीप सिंह पुरी, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India. हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है। प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 से भी काफी आगे निकल गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपये 56 पैसे तक चली गई है। जो 100 का आंकड़ा है उसने बुधवार को ही छू लिया था, गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई है और ये कहीं ऊपर पहुंच गया है। लोगों को निश्चित तौर पर इसकी वजह से परेशानी भी आ रही है। चुनौती नंबर 3, धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। कोरोना के खतरे के बीच धर्मेंद्र प्रधान कैसे इम्तिहान पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड से अस्त व्यस्त हुई शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाने की होगी। नीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस परीक्षाएं भी लंबित हैं और मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को नए सिरे से अमली जामा पहनाने की कवायद भी जल्द शुरू करनी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो।
कैबिनेट विस्तार में कुछ फैसले चौंकाने वाले भी रहे। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गज नेताओं को मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। हर्षवर्धन को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। बड़े मंत्रियों से इस्तीफा लेकर पीएम मोदी ने साफ साफ बता दिया कि नाम नहीं, काम का सिक्का चलेगा। तरक्की चाहिए तो लीक तोड़नी होगी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, परफॉर्म करना होगा। वक्त बड़ा बेरहम निकला। दरबार हॉल में नए कानून मंत्री किरण रिजिजू शपथ ले रहे थे तो पुराने कानून मंत्री रविशंकर खामोशी से बदलते वक्त को निहार रहे थे। तब तक शायद हर्षवर्धन को भी क्या पता था कि जो कुर्सी वो पीछे छोड़ आए हैं उस पर थोड़ी देर बाद मनसुख मांडविया पधारने वाले हैं। और प्रकाश जावड़ेकर को भी कहां मालूम था कि जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय के वो सेनापति थे उसकी शोभा अनुराग ठाकुर बढ़ाने वाले हैं। मैं अनुराग सिंह ठाकुर। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। सवाल है कि आखिर रविशंकर प्रसाद से ऐसी क्या खता हो गई कि उन्हें बाहर का दरवाजा देखना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या गलती कर दी कि उन्हें यूं कैबिनेट से रुखसत हो जाना पड़ा। कुछ वजहें जो सामने दिख रही है उससे तो यही लगता है कि कोरोना संकट का सामना करने में नाकामी हर्षवर्धन को ले डूबी। ट्विटर से 2-2 हाथ करना रविशंकर प्रसाद को महंगा पड़ गया। कोरोना काल में सरकार की इमेज में सेंध का खामियाजा जावड़ेकर ने चुकाया। रमेश पोखरियाल निशंक की नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन संतोष गंगवार को भारी पड़ गया। उम्र के पैमाने पर थावरचंद गहलोत को राजभवन का रास्ता दिखा दिया गया। बाबुल सुप्रियो न मंत्री के तौर पर दिल्ली में चमक बना पाए और न बंगाल में ही कुछ करिश्मा कर पाए। रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए और उनको भी नकार दिया गया क्योंकि उनके कार्य करने की जो शैली थी वो प्रधानमंत्री के साथ मिसमैच करती थी। उनकी परफॉर्मेंस से जो है प्रधानमंत्री वो खुश नहीं थे। संतोष गंगवार बहुत कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के कुर्मी हैं, रुहेलखंड से आते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, मोदी सरकार 1 में भी मंत्री रहे और अब भी थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका इस्तीफे की बात आ रही है। संजय धोत्रे महाराष्ट्र से आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री थे। रतनलाल कटारिया ऐसी फेस है, हरियाणा से आते हैं, 4 बार के सांसद थे, लेकिन उनकी छुट्टी करके जो है सुनीता दुग्गल को लाया गया है। हरियाणा से महिला हैं और तेज तराज नेता हैं, IRS रही है, पहली बार चुनाव लड़ा और जीती हैं। मोदी ने जोर का झटका धीरे से दिया। कल पूरे दिन मंत्रिमंडल में एंट्री पाने वालों की पौबारा होती रही। शपथ ग्रहण समारोह से थोड़ी देर पहले इन मंत्रियों को विदाई का पैगाम थमा दिया गया, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि चौंकाने वाले फैसले करते रहे पीएम मोदी जल्द ही चौंकाने वाले कुछ और फैसले करेंगे। जिन्हें सरकार से रुखसत किया गया है उन्हें संगठन में इज्जत दी जाए। मंत्रिमंडल विस्तार में तो नप गए, बीजेपी के विस्तार में इनकी बड़ी भूमिका तय हो जाए। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हिमांशु मिश्रा, आज तक। अब बात हम कर रहे हैं मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो की। पहला दिन कामकाज और जिम्मेदारी मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने आज कामकाज संभाल लिया और ये अलग अलग तस्वीरों में नए चेहरों को और पुराने चेहरों को नए पोर्टफोलियोज के साथ आप देख रहे हैं। रेल मंत्री पहुंचे दफ्तर तो विदेश राज्य मंत्री ने भी दफ्तर में कदम रखा। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी को समझते रहे तो पर्यटन मंत्री भी नई जिम्मेदारियों के लिए सजग दिखाई दिए। भारत की सियासत से लेकर जनता तक से जुड़ा महकमा है रेल। इसमें आए
रिटायर्ड आईएएस अश्विनी वैष्णव से सुनिए कि कैसे रेल की रफ्तार वो कायम रखेंगे। आपके कंधे पे रेल, आपके कंधे के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन साथ में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है, उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई चीजें हैं। पहले ये भी कहा जाता था रेलवे एक्सीडेंट के लिए ही जाना जाता था, भारतीय रेलवे में ये बहुत था। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या क्या रहेगा आपके हिसाब से रेलवे में? मॉडर्नाइजेशन रहेगा, सेफ्टी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण से साधारण परिवार के व्यक्ति के, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा, आईटी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा क्या चेंज आए, वो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत रेल चलेंगी, अब तेजी से मान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन रेलवे के लिए बहुत विराट है। उस पूरे विजन में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसके लिए सोचना है, तो हम उसी धारा पे काम करेंगे। आईटी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर जो है भारतीय डिजिटल पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने तो कई ऐसे, रविशंकर प्रसाद जो आपसे पहले मंत्री थे, वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि ट्विटर को ये पॉलिसी भारत की माननी चाहिए? भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है वो मंत्रालय, पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। तो वही नए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि नई जिम्मेदारी को निभाने में मेहनत काफी करनी होगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे और प्रधानमंत्री के भरोसे पर खरे उतरेंगे। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक, उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना, और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। सवाल है, ट्विटर विभाग से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है ट्विटर की वजह से भी अभी तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे कुछ ब्रीफ किया ही नहीं, तो मैं आगे बढ़ चढ़ करके कहने का उस स्थिति में नहीं हूँ। तो वही सूचना प्रसारण मंत्री की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्राथमिकता बताई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं, और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे, और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे जी किशन रेड्डी अब टूरिज्म और संस्कृति मंत्रालय संभालेंगे। उनसे सुनिए नए इरादों और नया विजन।
यूएस होम थे, अब आपके पास 3 मंत्रालय हैं, कल्चर है, टूरिज्म है, क्या विजन रख रहे हैं, क्या सोचा है? मोदी जी का आदेश पर जो भी टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम हो वो पूरा काम करेंगे। सर, टूरिज्म पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आप किस तरह से टूरिज्म को एक बात पूरा डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद, प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद जरूर कैसा इम्प्रूवमेंट होगा जरूर आपको बताऊंगा। सर, क्या प्रायोरिटी रहेगी? एक बात डिपार्टमेंट का रिव्यू होने के बाद आदरणीय हमारे भूतपूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल जी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर, आप ये बताइए, जो गृह मंत्रालय की बात करें, सर आप गृह मंत्रालय की बात करें, 3 MOS बनाए गए हैं पहली बार, किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है डिवीजन ऑफ वर्क गृह मंत्रालय में अच्छा हो जाएगा? नहीं, वो प्रधानमंत्री का परिधि में आता है, वो अच्छे दृष्टिकोण से ही बनाए होंगे। दिल्ली से मीनाक्षी लेखी और यूपी से एसपी सिंह बघेल को भी नई जिम्मेदारी मिली है। आज तक से दोनों ने अपना प्लान साझा किया। नरेंद्र मोदी सरकार में नए चेहरे, उनमें से प्रोमिनेंट हैं मीनाक्षी लेखी, महिला MP भी रही हैं, लॉयर भी रही हैं, आपकी अपनी उपलब्धि है, पर एक महिला रिप्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप बताइए क्या विजन लेकर आए हैं ऑन पार विद हाउ मेन वुड डील विद इट? आप किस तरह का विजन लेकर आए हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए? नहीं, देखिए, हर निर्णय में, चाहे वो सरकार का हो या परिवार का हो, अगर महिला निर्णायक भूमिका में रहती है तो नतीजे कुछ और होते हैं, और महिला जब निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं। चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो या मंत्रालयों की बात हो या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज़ के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है। ऐसा विभाग दिया है, देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है, और सबसे अच्छा राज्य वो कहलाता है जो कानून का राज्य हो, गुड गवर्नेंस हो। तो चुनौती तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हर छोटे काम को बड़ा समझ के ही करना चाहिए। और मेरे राज्य मंत्री बनने से पहले ही मोदी जी पिछले 7 साल में तमाम ऐसे कानून जो रिलेवेंट थे, कुछ ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, अंग्रेज़ों ने उपनिवेशवाद मानते हुए अपने अनुसार बनाया था। उस समय भारत का राष्ट्र हित नहीं देखा गया था, बल्कि इंग्लैंड का हित ज़्यादा देखा गया हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उनको टच नहीं किया गया, रिव्यू नहीं किया गया। तो प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसे सैकड़ों कानूनों को जो धूल खा रहे थे और जो रिलेवेंट नहीं थे, और तमाम अधिकारियों को कानून के पालन का या वो धाराएं लगाने का या वो विधेयक लगाने का उनको पता भी नहीं था। तो सरलीकरण होना चाहिए, लोगों को जल्दी न्याय मिले, और रिफॉर्म्स का युग है, हर प्रकार के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसमें कानून में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स, अदालतों का विकेंद्रीकरण। मोदी कैबिनेट में शोभा करंदीले और भारती पवार को भी मौका मिला है। ये दोनों अपनी नई जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज तक से उनकी एक खास बातचीत। जी, राज्य मंत्री शोभा करंदीले हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, कृषि राज्य मंत्रालय आपको मिला है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मोदी मंत्रिमंडल में इस बार काफी दिया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये महिला सशक्तिकरण का बात भाषण नहीं है, ये करने वाला बात है। इसलिए मोदी जी महिला मंत्रिमंडल बनाया, पार्टी में दायित्व देने का वादा किया, ऐसे अभी भी काम कर रहे हैं। 11 मंत्री हम मंत्रिमंडल में हैं, इसमें बड़ा बड़ा दायित्व दिलवाया, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सभी बड़ा मंत्रिमंडल, मुझे तो किसान मंत्रालय दिया है। ऐसे अच्छा काम करने वाले को अच्छा दायित्व देके वो काम करने का सीखना है, मोदी जी से सीखना है। भारती जी, आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं,
और आपके ऊपर नई जिम्मेदारी, वो भी कोविड की तीसरी लहर जब आने वाली हो? देखिए, मेरी यही सबसे विनती है आप सभी के माध्यम से कि आरोग्य, सबकी सुरक्षितता ये हमारी प्राथमिकता है। और हम सभी ने आज के इस संकट काल में हमने अगर रूल्स नहीं फॉलो किए तो क्या हो सकता है, ये सभी ने अनुभव किया है। तो मेरी यही विनती रहेगी। भारती जी, एक सवाल ये भी है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है बहुत दिनों बाद, जब डिस्चार्ज हुए लोगों से ज्यादा एक्टिव केस, जो नए केसेस आए हैं वो आए हैं। नहीं, देखिए, सेकेंड वेव का ये अलग रहा है, फर्स्ट वेव का एक्सपीरियंस अलग रहा है, सिम्टम्स अलग रहे हैं। तो हमें उसी पर काम करके ये रोज टास्क बदल रहे हैं। जो म्यूटेशन हो रहा है वो अलग अलग सिम्टम लेके सामने आ रहा है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमें मास्क के बिना बाहर तो निकलना ही चाहिए। और हम वही दोहरा रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और उनका विश्वास है कोरोना के हारने के लिए हम सभी टीम वर्क मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर अजय मिश्रा और इस बार अच्छा प्रमोशन हासिल करने वाले आर के सिंह से भी आज तक ने पूछा कि नई जिम्मेदारियों को लेकर उनके प्लान क्या है। ऊर्जा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ला दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। जो पहले का ऊर्जा प्रक्षेत्र था और आज के ऊर्जा प्रक्षेत्र है उसमें बहुत अंतर है। पहले हम लोग पावर डेफिसिट थे, हम लोग की सरकार आई उसके पहले, ये लोड शेडिंग आपको याद होगा, हम लोगों ने उसको बदल दिया। 1,82,000 मेगावाट हम लोगों ने जोड़ा है, अभी और जोड़ रहे हैं। और अब हम पावर सरप्लस हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार को और एक्सपोर्ट करेंगे। पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया है। ये दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल ग्रिड हो गया है। वन नेशन वन ग्रिड। एक कोने से दूसरे कोने तक हम 1 लाख मेगावाट ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा ये जो पीक डिमांड चला गया है 200 गीगावाट, यानी 2 लाख मेगावाट, और हमारी स्थापित क्षमता है 3,82,000 मेगावाट। बदल दिया हम लोगों ने। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोगों ने मजबूत कर दिया। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये हम लोग की सरकार आई तो हजारों गांव, करीब 18-19,000 गांव और लाखों मजरे और टोले, आप टोला कहें या मजरे कहें, जहां से आते हैं उस हिसाब से कहें, या धानी कहें, लाखों बिना बिजली कनेक्शन के थे। हम लोगों ने उसको सबको बिजली से कनेक्ट कर दिया। और प्रधानमंत्री ने हमें टारगेट दिया था कि 1000 दिन में करें, हमने 987 दिन में कर दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को टारगेट दिया था कि हर घर बिजली से जोड़ दें, हम लोगों ने हर घर को बिजली से जोड़ दिया 18 महीने में। 2,80,00,000 घर, 28 मिलियन होम्स। इतना तेजी से, इतनी संख्या में घर दुनिया में कभी नहीं जोड़ा गया।